आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आजाद हिंद फौज का नाम दिया। तो उन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई थी। ये देखिए आजाद हिंद फौज का ये ध्वज था। तो चलिए अब इसकी संपूर्ण कहानी के बारे में बात करते हैं। तो आजाद हिंद फौज की संपूर्ण कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (INA) नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीय के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन 1942 ईस्वी को बैंकॉक में हुआ था। आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में इसमें बर्मा और मलया से स्थित भारतीय स्वयंसेवक को भी भर्ती हो गए थे। आरंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। कालांतर में जापान ने 60,000 युद्धबंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया और इसके बाद ही जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आजाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न होने लगे, जिसके कारण मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, किंतु जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया। तब उनके सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो गई और उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया जाने का निश्चय किया। ये देखिए रास बिहारी बोस का स्वागत कर रहे थे लोग और यहाँ पर हमारे नेताजी है। और ये पूर्वी एशिया सम्मेलन जो हुआ था, एक वर्ष बाद सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे और पहुंचते ही जून 1943 में टोक्यो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व भारत के बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। इससे प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आजाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थलमार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल की भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उनके अनुयायी प्रेम से उन्हें नेताजी कहते थे। ये देखिए एक फौजी है उसमें का। अपने इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष तीनों पद के नेताजी ने अकेले संभाल रखा था। इसके साथ ही अन्य जिम्मेदारियां जैसे वित्त विभाग ST चटर्जी, प्रचार विभाग SA अय्यर तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंप दिया गया। उनके इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोन्टेनेग्रो और आयरलैंड ने भी मान्यता दे दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप की इस अस्थायी सरकार को दे दिया गया। जापान ने अंडमान और निकोबार को इस अस्थायी सरकार को दे दिया था। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नामकरण किया। अंडमान का नाम उन्होंने शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आजाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी।
क्या कहते हैं वो सुनिए। मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात को कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आजादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा। अगर मुझे उम्मीद होती कि आजादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी जिंदगी में हमें मिलेगा तो शायद मैं घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ भी किया अपने देश के लिए किया है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपिता शब्द का यूज यहाँ पर हुआ था। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने फौज के कई ब्रिगेड बनाकर उनके नाम रखे थे, जैसे महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड तथा सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति जो थे वो शाहनवाज खां थे। बर्लिन समारोह में आजाद हिंद फौज के सैनिक थे। और ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज उनकी। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। फरवरी से लेकर 1944 ईस्वी के मध्य तक आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, किंतु इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आजाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 में गिरफ्तार कर लिया और उन सैनिक को अभियान असफल हो गया, किंतु इस असफलता में भी उनकी जीत छिपी थी। आजाद हिंद फौज की गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारी पर अंग्रेजों सरकार ने लाल किले के नवंबर 1945 में झूठा मुकदमा चलाया और फौज के मुख्य सेनानी जो थे कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके पक्ष में सर तेज बहादुर सुप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और के.एन. काटजू ने दलीलें दी, लेकिन फिर भी इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और आम जनमानस भड़क उठे और अपने दिल में जल रहे मसालों को हाथ में थाम कर उन्होंने इसका विरोध किया। नारे लगाने लगे कि लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनके मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। निसंदेह सुभाष उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन से फांसीवाद के अधिनायकों के सबल तरीकों से प्रति भावनात्मक झुकाव भी था और वे भारत की शीघ्र स्वतंत्रता दिलाने हेतु सिंहात्मक उपायों में भी आस्था रखते थे। इसलिए उन्हें आजाद हिंद फौज का गठन किया। कोलकाता में आजाद हिंद फौज शहीदों का ये स्मारक है। कहा जाता है कि उनकी सेना में करीबन जो है कि 45,000 भारतीय सैनिक थे, जो कि सिंगापुर में जो पकड़े गए थे वो इन्होंने अपने अंदर ले लिया था इन लोगों को। तो एक और चीज इनके बारे में बात कर ली जाए कि सिंगापुर में INA का स्मारक जो है आजाद हिंद फौज के गुमनाम शहीदों की याद में सिंगापुर के एस्प्लेनेड पार्क में INA वॉर मेमोरियल बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने 8 जुलाई 1945 को इस स्मारक पर जाकर उन अनाम सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बाद में इस स्मारक को माउंटबेटन के आदेश पर ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाओं ने ध्वस्त करके सिंगापुर शहर पर कब्जा कर लिया था। इस स्मारक पर आजाद हिंद फौज के 3 ध्येयवाक्य थे। पहला जो था इत्तेफाक शब्द था, इसका मतलब एकता था। एतमाद दूसरा, विश्वास इसका मतलब, और कुर्बानी बलिदान, तीनों ये लिखे हुए थे। सन 1995 में सिंगापुर के राष्ट्रीय धरोहर परिषद नेशनल हेरिटेज बोर्ड ने वहां निवास कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों से आर्थिक सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी की बेहद खूबसूरत स्मृति पट्टिका एवं ऐतिहासिक स्थल को फिर से स्थापित कर दिया। इसकी देखरेख का काम सिंगापुर की सरकार कर रही है। देखिए यहाँ पर सिंगापुर के एस्प्लेनेड पार्क में लगी INA की भूमिका का उल्लेख करते हुए स्मृति पट्टिका। अब जो उनके गीत थे, प्रयाण गीत थे, कदम कदम बढ़ाया जा, आजाद हिंद फौज का प्रयाण गीत जो था क्विक मार्च, जिसका रचना राम सिंह ठाकुरी ने की थी।
इस ट्यून के आज भी भारतीय सेना के प्राण गीत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पूरा गीत इस प्रकार है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, बुढ़ा के दुश्मनों का सर, जोश ए वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तो खाक में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। चलो दिल्ली पुकार के, गमे निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अब ये जो तमगे देते थे वीरता के क्रम पे, शेर हिंद दिया जाता था, सरदार जंग दिया जाता था, वीर हिंद दिया जाता, शहीद भारत, ये कुछ तमगे थे जो अपने लोगों को देते थे। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन है, उसे जरा कूट दीजिएगा, ठोक दीजिएगा। और अगर लाइक नहीं करेंगे आप तो वीडियो हमारी फैलेगी नहीं, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा भाई साहब। सब्सक्राइब नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन ये लाइक बटन जरूर ठोक दीजिएगा। अच्छा लगे या बुरा लगे, आप अपना कमेंट देंगे तो हमें पता चलेगा कि आप कैसा प्रतिक्रिया दे रहे हैं।